नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अब तो आप लोग भी हैबिचुअल हो गए होंगे कि लगातार YouTube पे लेक्चर्स आपके डिलीवर हो रहे हैं और शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा टॉपिक, क्योंकि उसका PDF भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ और साथ के साथ अगले जो चैप्टर्स हैं उसको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। जैसे कि जानते भी हैं, पहले मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था कि सन 1789 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसमें लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, भाईचारा तथा मानवाधिकार के प्रसार हेतु कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं की मांग उठने लगी और उसी कारण से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रादुर्भाव कह सकते हैं या उस भावना ने बल पकड़ा और सभी राज्य अपनी जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए अधिकतम संभव कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करने लगे। सन 1791 से 1958 तक फ्रांस में बहुत सारी अस्थिरता रही। बार बार संविधान निर्मित हुए, संशोधित हुए, शासन सत्ताएं परिवर्तित हुई। इस चक्कर से इसी कारण से वही जो प्रशासन है वो भी उसमें अस्थिरता का जो दौर जारी होने के बावजूद जो प्रशासन है वो स्थिरतापूर्वक कार्य करता रहा। उसका मेन कारण ये था कि वो उसने जब भी संविधान निरस्त हुआ और दूसरा आया, तो जब तक सरकार का गठन नहीं हुआ तब तक पुरानी व्यवस्थाओं के अनुसार ही वहाँ का प्रशासन संचालित होता रहा। अब इसकी कुछ विशेषताओं को मैं बिंदुवार आपके सामने स्पष्ट करती हूँ। जैसा कि पहले बिंदु है शास्त्रीय प्रशासन से संबंधित है। फेरल हेडिल ने इस व्यवस्था को शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उसने कभी भी जन कल्याण संबंधित विषयों को छोड़ा नहीं, उसको तिलांजलि नहीं दी, बल्कि उसे लगातार संचालित करती रही। पूर्व नीतियों और योजनाओं के अनुसार जनता को विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी उसका लाभ उनको मिलता रहा है। इसी उसमें डायमंड ने भी कहा है कि गणराज्य समाप्त हो जाता है किंतु प्रशासन बना रहता है। ये फ्रांस के संदर्भ में इन्होंने कहा था। और हर्बर्ट लूथी भी मानते हैं कि फ्रांस में जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है तो पूर्व के निर्णयों से प्रशासन संचालित होता रहता है, इसलिए प्रशासन में स्थिरता बनी रहती है, उसमें अस्थिरता नहीं हो पाती। दूसरा बिंदु है राज्य की सर्वोच्चता। राज्य द्वारा जो निर्मित कानून और नियम होते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक हमेशा बने रहे। और आज भी अगर हम फ्रांस की शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर लोक प्रशासनिक व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करती रही है, किंतु स्वयं को सर्वोच्च सत्ता अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका और संविधान के अधीन ही स्वीकार करती है। मतलब अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानती, बल्कि वहाँ पर सर्वोच्च सत्ता और संविधान जो राजनीतिक स्तर की जो कार्यपालिका है और संविधान को ही हमेशा सर्वोच्च माना है। और यहाँ की प्रशासन ने अपने आप को कभी भी सर्वोच्च नहीं माना और न ही कभी उच्च अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। अगली विशेषता आती है केंद्रीकृत प्रशासन से संबंधित है। इसमें ये हम कह सकते हैं कि फ्रांस का जो लोक प्रशासन है प्राचीन काल से ही केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों से ही युक्त रहा है और इसमें राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सत्ता के केंद्रीकरण के मार्ग पे ही चलता रहा। उसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हुई। गणराज्य की जब स्थापना हुई तो उसके पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट पुनः राजतंत्र स्थापित करना तथा प्रशासन केंद्रीकृत करके पेरिस तक समेटना उस तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिफल था। लेकिन आज भी प्रशासनिक कार्यकरण जो है केंद्रीकृत बना हुआ है, उसी व्यवस्था को अपनाए हुए है, केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। हालांकि 1982 के सुधारों के पश्चात विकेंद्रीकरण के प्रयास होने लगे, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण निर्णय पेरिस के द्वारा, जो पेरिस में मंत्रालय और निदेशालय स्थित हैं, उनके द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं।
अगली विशेषता एकात्मक शासन से संबंधित है। जिस तरह से ब्रिटेन की भांति फ्रांस में भी एक स्तरीय अर्थात संपूर्ण देश का एक ही विधायिका तथा सरकार होती है। भारत या अमेरिका की तरह राज्य सरकारों का अस्तित्व पृथक से नहीं है, लेकिन फ्रांस को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। लेकिन ऐसा जो विभक्तिकरण किया गया है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, न कि शासन की दोहरी इकाइयों को कार्य और अधिकार सौंपे गए। इसलिए से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था ही पाई जाती है। अगली विशेषता जो है वो प्रशासकीय राज्य एवं विस्तृत कार्य क्षेत्र से है। गार्नर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जब नागरिकों के कार्य एवं इच्छाओं मुख्यतः जैसे कार्यपालिका के माध्यम से जब पूरी होने लगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रशासनिक राज्य की स्थापना हो चुकी है। और अगर इस रूप में हम देखें तो आज हमारा जो भारत देश है वो भी प्रशासनिक राज्य है। फ्रांस का प्रशासनिक राज्य है ही, लेकिन हमारा भारत देश भी एक प्रशासनिक राज्य है, क्योंकि प्रशासन के जो भूमिका है वो अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्योंकि जब कार्यपालिका प्रधान हो रही है तो उसके साथ प्रशासन भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगली विशेषता जो कि काफ़ी अद्भुत है और एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम कह सकते हैं, वो है फ्रांस में दोहरे कानून की। वहाँ पर सामान्य कानून और प्रशासनिक कानून 2 भागों में विभक्त है। जो प्रशासनिक कानून है वो जनता के आपसी विवादों को निपटाती है, और प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है वो प्रशासनिक और जनता के मध्य विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। इससे शीघ्रता से न्याय सुलभ हो पाता है। नेक्स्ट जो विशेषता बताई जाती है वह स्वच्छ, स्थायी एवं कुशल प्रशासन। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल स्वच्छ, अनुशासित और राष्ट्र हितों के प्रति प्रतिबद्ध मानी जाती है। यहाँ पर लूट प्रणाली का चलन कभी भी नहीं रहा, जैसा कि अमेरिका में पाया गया है। यहाँ फ्रांसीसी प्रशासन में अकर्मण्यता, लापरवाही, ऐसी बुराइयाँ देखने को बहुत कम मिलती है। अगली विशेषता है यहाँ की मिशनरी भावना। वहाँ के लोग अपना उत्तरदायित्व समझ के ही कार्य नहीं करते, बल्कि जनता की सेवा करनी चाहिए, इस उद्देश्य से ही अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अगली विशेषता सुदृढ़ एवं संगठित प्रशासन से संबंधित है। फ्रांस में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। फिर भी जो वहाँ का प्रधानमंत्री है और उनकी जो मंत्रिपरिषद है उसे राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन तथा उनके प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। फ्रांस के जो प्रशासनिक संरचना है उसके शीर्ष पर मंत्रालय होता है, जिसका राजनीतिक मुखिया मंत्री होता है। ये सामान्यतः भारत की व्यवस्था से मिलती है। तो इस तरह से वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो व्यवस्थित रूप से संगठित की गई हैं, जिससे कि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं। अगली जो विशेषता बताई जाती है वो प्रभावी लोक सेवाओं से संबंधित है। फ्रांस की लोक सेवाएं बहुत ही श्रेष्ठ तथा अनुशासित प्रकृति की मानी जाती हैं। वर्तमान में लोक सेवाएं 1945 में जनरल डी गॉल द्वारा स्थापित तंत्र का हिस्सा हैं। गार्नर के शब्दों में ये बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि विश्व में अन्य कोई देश ऐसा नहीं है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी, शक्ति के दुरुपयोग और अवैध आचरणों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के अधिकार तथा इतने अधिक सुरक्षित हों जितने कि फ्रांस में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो न्यायिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक सेवक है, लोक सेवक हैं, वो भी बहुत ही स्वच्छ प्रकृति के हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता हम बता सकते हैं अर्ध स्वायत्त स्थानीय प्रशासन। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एकात्मक तथा केंद्रीकृत प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ सदैव से ही केंद्रीय प्रशासन के ही अधीन रही हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त स्थानीय संस्था कहा जाता है। फ्रांस की एक और प्रशासन की विशेषता बता सकते हैं, वो है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था एवं दबाव समूह। अर्थात फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ और विश्वसनीय मानी जाती है। हालांकि फ्रांस में बेरोजगारी
एक विकराल रूप धारण कर रही है, वो समस्या बनती जा रही है और जीवन स्तर अत्यंत उच्च स्तरीय होता जा रहा है। इसमें समस्याएं तो बहुत हैं। 1 जनवरी 1999 से फ्रांस में भी यूरो मुद्रा प्रचलित हो गई है। यूरो जो यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के मध्य नए समीकरण बनाएगी। इसके बाद देखते हैं कि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था अभी काफ़ी मजबूत है, भ्रष्टाचार से मुक्त है, तो ये काफ़ी अच्छाइयाँ हैं उस प्रशासन में। हालांकि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ब्रिटेन और अमेरिका की जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करते हुए यहाँ का संविधान निर्मित किया गया है और उसी संविधान के अनुसार यहाँ के प्रशासन को संचालित किया जाता है, जो कि जनता के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सुविधाओं को संपन्न करती है। और मुझे उम्मीद है आज ये जो टॉपिक था आज का, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विशेषता, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।